ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ सबसे पहले हम निकालें ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन या नियर, ऑन कहें या नियर कहें, अगर ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का रेडियस ये है आर ई, मास है एम ई, ये सेंटर है अर्थ का। अगर कोई मास एम मास की बॉडी रखी है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, एम मास ले लो, एम या एम नॉट मास ले लो, तो फोर्स ऑन दिस मास ड्यू टू द अर्थ क्या होगा? ये शेल थ्योरम लगा दोगे, क्या आएगा? इस मास की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस ले लेंगे, कितना होगा फोर्स? F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स क्या करेगा? बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसे यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तो इसको किससे इक्वेट करा देंगे? एम जी से। तो एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितना आ गया हमारे पास? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई किसके इक्वल है? जी आर ई स्क्वायर के इक्वल है। जी एम ई किसके इक्वल है यहाँ? जी आर ई स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जी की वैल्यू जो है वो क्या होती है? बोलो तो सही, जी कितना है? जी मास ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर का मतलब कितना? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है। और जी की वैल्यू तो आपको पता है ना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इन सब वैल्यूज़ को रख के जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो जी की वैल्यू, ये सब वैल्यूज़ यहाँ रख के सॉल्व करते हैं ना, तो जी की वैल्यू लगभग कितनी आती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पे है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ठीक, तो अर्थ इस जी की वैल्यू में वेरिएशन होता है। जी की वैल्यू वेरी करती है विद हाइट, एल्टीट्यूड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, विद डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ के शेप की वजह से भी वेरी करती है, अर्थ के एक्सेल रोटेशन की वजह से भी वेरी करती है। तो वेरिएशन देखें इन द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू में वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ये दिख रहा है, देखना बच्चों, हाँ, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले क्या है? ड्यू टू हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर h हाइट पे चले जाएं तो g की वैल्यू, अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो g की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है आर ई, ये है मास एम ई। अर्थ की सरफेस से बॉडी कहाँ चली गई? बोलो। एम मास की बॉडी गोज एट हाइट h अबव द सरफेस। कौन सी वाली हाइट है? अरे हाइट ये है या ये है? ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये जी दानियाल, हाइट है ये या नहीं है? हाइट ये खाली है, ये हाइट? हाँ, ये भी हाइट ही है, एक ही बात है। यहाँ दिखाएं, यहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएं, सब हाइट है ये, ठीक है। यहाँ पे खड़ा होगा तो कहाँ देखेगा? यहाँ पे खड़े होकर कहाँ दिखाई, क्या दिखाई देगा? ऐसे देखेगा, यहाँ नीचे को ऐसे झाँक के तो नहीं देखेगा जो कहाँ है आसमान, ऐसे ही दिखाई देगा यहाँ से भी, है, ठीक है। चंद्रमा पे चढ़ के कैसे देखेगा अर्थ को? ऐसे जाएगा, कहाँ गई अर्थ हमारी, है, देखो इधर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा? ये h हाइट है, h हाइट पे चली गई ना बॉडी, तो h हाइट पे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी g की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। कितनी होती है h हाइट पे g की वैल्यू? g इज इक्वल टू जी आउट, जी आउट कर दूं, आउट मतलब आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये है आउटसाइड द अर्थ,
निकाल सकते हो। देखो सरफेस पे कितनी होगी जी की वैल्यू, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर अभी निकाली, यहाँ पे कितनी होगी जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। जी आउट इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मैथमेटिकल फॉर्मूले देखो, बाइनोमियल, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बाइनोमियल से एक्सपेंशन होता है नहीं। देखो अगर x जो है x 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन है, सुन लो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है, क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 क्या होता है, फैक्टोरियल 2 होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो ध्यान से दें। फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल कहते हैं। क्या 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 वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। अगला टर्म जो मिलेगा जब इस बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डैश 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 डैश, आगे बढ़ते चले जाओ। अब अगला टर्म कौन सा मिलेगा x टू द पावर 4, अगला टर्म कौन सा मिलेगा x टू द पावर 5, ठीक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इफ x इज लेस देन 1, x क्या हो लेस देन 1 मतलब एक से बहुत छोटा, एक से बहुत छोटा कोई नंबर बताओ, डेसिमल नंबर होगा है, क्या हो गया एक से बहुत छोटा नंबर बताओ, कोई डेसिमल नंबर कोई भी, 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01, अगर नंबर 0.01 हुआ तो उसका स्क्वायर क्या होगा 0.0001, ठीक है। यानी कि अगर नंबर ये x एक से बहुत छोटा है तो ये x स्क्वायर क्या होगा, ये तो बिल्कुल इसका इंतकाल हो जाएगा बेचारे का, ये तो और बहुत छोटा हो जाएगा, क्यूब और बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये हायर पावर जो है क्या हो जाती हैं वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। तो इनको क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट, क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट। हमारे फिजिक्स में जो एक्सपेंशन यूज होता है बाइनोमियल, वो ये कहानी यूज नहीं होती। हमारे फिजिक्स में ये केस होगा x इज लेस देन n के लिए 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, सिर्फ 2 टर्म ले लिए जाते हैं 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है तो एक्सपेंशन क्या होगा, ऑल्टरनेट साइन आएंगे। देखो पहले 1, पहले प्लस, फिर 1 माइनस, यहाँ पे फिर प्लस फिर माइनस, अगेन हायर पावर। इसी केस में x इज लेस देन 1 के केस में क्या आएगा 1 माइनस एन एक्स, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n अगर करोगे तो देखो दोनों जगह माइनस है, यहाँ भी क्या होगा 1 प्लस एन एक्स, अगेन हायर पावर क्या हो जाएंगी नेग्लेक्ट। और अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n करोगे तो क्या 1 माइनस एक्स की पावर प्लस n करो, n क्या हो सकता है यहाँ, n क्या है यहाँ कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी कौन सा नंबर है, p बाई क्यू वाले नंबर कौन होते हैं रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। किस केस के किसके अंडर है ये, इफ x इज लेस देन 1। तो हम ये एक्सपेंशन यूज करेंगे फिजिक्स में, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये न्यूमेरिकल में भी जगह जगह यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर हम जो है कहाँ पहुंच जाएं, इफ h इज इक्वल टू आर ई, h इज इक्वल टू आर ई, यानी कहाँ कितनी हाइट पे चला गया, कहाँ से, अर्थ की सरफेस से अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पे चले गए, अर्थ की सरफेस से अर्थ के रेडियस के बराबर। तो h इज इक्वल टू आर ई रखो तो यहाँ, तो आर ई अपॉन आर ई कितना हो गया 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4,
तो जो अर्थ जो जी की वैल्यू होगी वो कितनी बची रह जाएगी, सरफेस का 1/4। ठीक है, अगर मैं h इज इक्वल टू RE/2 पे चला जाऊं तो भी यही फॉर्मूला लगाओगे, 2RE पे चला जाऊं तो भी ये लगाओगे, RE/3 पे चला जाऊं तो भी ये लगाओगे। यानी इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई व्हेन h इज कंपैरेबल टू R, h R के कंपैरेबल है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो तब लगाओगे आप, ठीक है, याद रहेगा, अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पे चले जाए तो जी की वैल्यू कितनी रह जाती है, 1/4। तो आदमी का वेट कितना बचेगा, किसी भी बॉडी का वेट कितना बचेगा, mg/4। m से मल्टीप्लाई कर दो, मास में कोई चेंज नहीं आता है, याद रहे, mg आउट इज इक्वल टू mg/4। ठीक है, 1/4 वेट कब कहाँ पे बचेगा किसी भी बॉडी का, एट हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से बॉडी अगर अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पे चली जाए तो, क्लियर। इफ h इज लेस देन RE, यानी हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी क्या हो, बोलो, रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 6400 किलोमीटर। तो h/RE क्या हो जाएगा, बोलो, लेस देन 1। तो अब हम इसको, हमारा ये जो जी आउट है, ये जी आउट क्या होगा जरा देखो तो सही, इस जी आउट को क्या लिख सकते हो, जी आउट इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस h/RE टू द पावर -2। एक्स की जगह कौन है यहाँ, एक्स की जगह कौन है यहाँ, h/RE, n की जगह कौन है यहाँ, -2। तो और h/RE क्या है, लेस देन 1। और जब वो केस होगा तो आप वो लगाओगे ना बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या आएगा इससे एक्सपेंशन, g -2h/1 -2h/RE, 1 - nx हो जाएगा ना, n कितना है 2, 1 - nx, देखो ये वाला समझ में आया। तो अब आपके पास जो g का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, g आउट इज इक्वल टू g इंटू 1 - 2h/RE। तो 1 में ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, इफ h इज लेस देन RE और h इज कंपैरेबल टू RE, तो ये लगाओगे, अगर h जो है RE के कंपैरेबल है तो। ठीक है, ड्यू टू डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ड्यू टू डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के बिलो हम d डेप्थ चले गए। ठीक है, यानी ये हमारी अर्थ है बच्चों, ये अर्थ है, देखें ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ की सरफेस से बॉडी जो होगी वो चली गई डी डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये चली गई बॉडी डी डेप्थ, ये डेप्थ डी है, ये अर्थ का रेडियस है RE, तो ये कितना बचा, RE - D बचा। तो ये वाला जो मास होगा, ये वाला मास इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा, इस m मास की बॉडी पे। अगर बॉडी अर्थ के अंदर डी डेप्थ चले, सर कहाँ से है ये डेप्थ, सरफेस से अगर बॉडी डी डेप्थ चली जाए तो जो g की वैल्यू बचेगी, g इनसाइड जो g की वैल्यू बचेगी वो बचेगी g इंटू 1 - D/RE। ठीक है, अर्थ की सरफेस के अंदर अगर हम डी डेप्थ चले जाएं तो g की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 - D/RE। d क्या है, डेप्थ ऑफ द बॉडी, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ के सेंटर पे चले गए तो कितना डेप्थ चले गए, RE, तो सेंटर पे क्या होगी g की वैल्यू,
एट सेंटर, ठीक है, याद हो गया ये। तो एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ डी की वैल्यू कितनी हो गई, आर ई। तो डी डेप्थ जा रहे हैं तो देखो डी बढ़ेगा ना, अंदर जाएंगे, सरफेस से अंदर जाए तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, ऊपर जाए तो डिक्रीज करती है, ठीक है। सरफेस से सेंटर तक जाओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होकर क्या हो जाती है, 0। डी इक्वल टू आर ई रखोगे तो आर ई अपॉन आर ई 1, 1 माइनस 1 0। तो जी सेंटर, तो अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होगी, 0। जी की वैल्यू 0 होने का मतलब किसी भी बॉडी का वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो होगा वो क्या होगा, 0। इसे क्या कहते हैं, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, ठीक है। तो सेंटर पे बॉडी का वेट क्या होगा, 0। अगर हम ग्राफ खींचें, ग्राफ खींचें, ये हमारी अर्थ है, सुन लें ध्यान से, ये अर्थ का रेडियस है आर ई, ठीक है, ये स्फेरिकल मास। अगर मैं ग्राफ खींचूं बच्चों जी में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर में ग्राफ खींच रहा हूं, आर, ठीक है, ग्राफ खींच रहा हूं, तो ये कहां है, हम ये अर्थ का सेंटर, अर्थ के सेंटर से कहां आ गए हम, यहां सरफेस पे, कैपिटल आर ई हो गया ये। तो यहां पे कहां है हम, अर्थ के अंदर। तो यहाँ पे जो ग्राफ खींचेगा वो अर्थ के अंदर के लिए खींचेगा, और ये कहाँ है, हम अर्थ के बाहर, ये ऊपर अर्थ ड्रॉ कर रखी है मैंने, ठीक है। तो अर्थ के अंदर जी का वेरिएशन कैसा है, देखो तो सही, ऐसा वेरिएशन है। कहाँ से चल रहे हैं हम, ये आर कहाँ से चल रहा है, सेंटर से। तो सेंटर से कितनी है डिस्टेंस, ये सेंटर से कितनी है, आर ई माइनस डी, सेंटर से कितनी है, आर ई माइनस डी, यानी आर ई माइनस डी, सेंटर से आर कितना है, आर ई माइनस डी है, यानी जी इन जो है, अगर आप जी इन देखें, जी इन जो है आपका, यहाँ से देखो, देखो जी इन कितना है, जी इंटू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई है ना, यही तो आर ई माइनस डी ही तो आर है, आर अपॉन आर ई, आर के साथ वेरिएशन, ये आर आपका ये है, आर यही तो है, आर ई माइनस डी है, देखना है ना, इस आर को मैंने रखा, यानी जी इन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के, जी इन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के, जहां आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, सेंटर से लेके सरफेस तक। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो अर्थ के अंदर जो ग्राफ, ये जो अनसाइड जो वेरिएशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जी का वेरिएशन ऐसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जी इन, ये जी इन मिला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। आउटसाइड आ जाओ, देखो जी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर निकाली थी ना सरफेस पे, तो आउट क्या होगी, जी आउट इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर क्या है, अर्थ के सेंटर से आउटसाइड पॉइंट की डिस्टेंस, ये है आर, ये है आर, जो कि किसके इक्वल है, ये आर ही है ना, किसके इक्वल है यार, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होगा यहाँ, यानी जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जी आउट, जी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, इन्फिनिटी पे जाके जी क्या हो जाएगा, 0। यानी कैसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, ऐसे, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलाना इन दोनों को, ठीक है। तो ये आ गया आपका जी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये वेरिएशन है, अगर आपसे वेरिएशन प्लॉट करवाए तो जी का वेरिएशन, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू किसकी वजह से, अर्थ के शेप की वजह से। अर्थ कैसी है बच्चों, कंप्लीट स्फीयर तो है नहीं, कैसी है, संतरे टाइप की है, जैसे संतरा होता है ना, ये किन्नू 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 कह सकते हैं, ठीक है, बल्जिंग शेप है,
पोल का रेडियस जो है इक्वेटर के रेडियस से कम होता है। कितना कम होता है बना पाया अगर मैं, तो कुछ ऐसा बल्जिंग शेप होता है, ठीक है। ये हमारा, ये किसका रेडियस है, इक्वेटर का, और ये किसका रेडियस है, पोल का। तो पोल का रेडियस जो है वो लेस होता है किससे, इक्वेटर से। कितना लेस होता है इक्वेटर का रेडियस, इक्वेटर का रेडियस पोल के रेडियस से 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है लगभग, ठीक है। 21 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी पोल पे 21 किलोमीटर रेडियस कम है। और जी किसके, जी क्या होता है बोलो, GM/r²। तो कहाँ पे आर कम है, पोल पे आर कम है, तो इसका मतलब पोल पे जी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी किससे, इक्वेटर से, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को कहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा, अगर दो बॉडी फ्री फॉल में हैं, ठीक है, दो बॉडी फ्री फॉल में सेम हाइट से, तो एक जगह पे बॉडी जल्दी पहुंच गई, दूसरी जगह पे देर में पहुंची, तो कहाँ पे जल्दी पहुंचेगी, पोल पे जल्दी पहुंचेगी, ठीक है। दो भालू अगर जो है गिरते हैं अर्थ के दो अलग अलग रीजन पे, तो जो एक भालू जल्दी पहुंच गया, एक भालू देर में पहुंचा, तो जो जल्दी पहुंचा भालू उसका कलर बताओ क्या है, हैं, वाइट कलर है। पोलर बियर कलर क्या, कैसा होता है, वाइट होता है। पोल पे काले भालू नहीं होते हैं, समझ गए कि नहीं। तो पोल जो है वो क्या हो गया है, तो पोल पे जी की वैल्यू ग्रेटर होगी। नाउ ड्यू टू, तो नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। एक्सियल रोटेशन पे जाने से पहले सबसे पहले देखें लैटिट्यूड, क्या देखें, लैटिट्यूड और एंगल ऑफ लैटिट्यूड। क्या होता है बच्चों लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पढ़ा है आपने, क्या होता है लैटिट्यूड, हाँ इमेजिनरी लाइन्स होती है, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। तो इमेजिनरी लाइन्स कैसे कैसे बनाते हैं, ये जो अर्थ है ना, अर्थ देखो ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटर है ना, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पे कोई भी पॉइंट और अर्थ के सेंटर को, ये अर्थ का सेंटर है ना, मिलाने वाली लाइन इक्वेटोरियल प्लेन से जो एंगल बना रही होती है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड होता है, ठीक है। पॉइंट पी का लैटिट्यूड इतना है लैम्डा, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के डायरेक्शन के टर्म में दिया जाता है, इमेजिनरी लाइन्स होती है ना ये। तो अगर आप अर्थ पे घुमा दोगे तो एक पूरी, देखो इस लाइन को पूरा घुमा दो, इस लाइन को पूरा घुमा दो ना, एक इमेजिनरी लाइन ले लो, कट कर लो, तो इस पॉइंट, एक सर्किल में जितने ही पॉइंट आएंगे सबका लैटिट्यूड सेम एंगल बनेगा। अर्थोस्फीयर है ना यार, एक पॉइंट लिया आपने, इस पॉइंट को पूरा सर्किल पे घुमा दो, जब आपने सर्किल को घुमाओगे तो इस सर्किल के हर एक पॉइंट का एंगल इक्वेटर से क्या बनेगा, जब ज्वाइन करोगे सेम बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये लैम्डा जो है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहलाता है, ठीक है, ठीक है। अर्थ को ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये क्या है, ये इक्वेटर, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है ना, ग्रेट सर्किल अर्थ को 20 से कट कर दे तो, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पे किसी भी पॉइंट और अर्थ के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन अर्थ के इससे इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बना रही होती है, वो एंगल क्या कहलाता है हमारा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहलाता है, लैटिट्यूड कहते हैं इसे। इक्वेटर के लिए कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री एट इक्वेटर। इक्वेटर पे कितना होगा, ये लैम्डा 0 हो जाएगा ना, एट इक्वेटर लैम्डा कितना होगा 0 डिग्री, और एट पोल्स, पोल्स पे कितना होगा ये बोलो 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ, ठीक है। आगे नॉर्थ और साउथ लिख दिया जाएगा, कौन सा पोल है उसका आगे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा 90 डिग्री, ठीक। तो अर्थ के एक्सेल रोटेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप मैरी गो राउंड में बैठे हो ना, अगर कोई बॉडी घूम रही है, मान लो ये अर्थ है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये बॉडी जो है अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ओमेगा से घूम रही है ना। अब ये अर्थ का इक्वेटर मैंने ले लिया, और ये कोई बॉडी मान लो, अर्थ के कोई बॉडी यहाँ पे प्लेस्ड है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो अगर एक बॉडी यहाँ रखी हुई अर्थ की सरफेस पे m मास की बॉडी, तो क्या होगा बोलो, ये बॉडी भी रिवॉल्व कर रही होगी अर्थ के साथ, किस सर्किल में रिवॉल्व कर रही होगी, है इस सर्किल में। तो अर्थ का रेडियस हो गया आर ही, किस सर्किल में रिवॉल्व कर रही होगी, अर्थ के ऊपर ये बॉडी इस सर्किल में रिवॉल्व कर रही होगी।
बोलो रिवॉल्व कर रही होगी या नहीं? जब अर्थ के, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर जब घूम रहा है, स्पिन कर रहा है स्फीयर, तो उसकी सरफेस पे जो पॉइंट है वो इस सर्किल में घूम रहा होगा। ये वाला, ये बॉडी m मास की बॉडी इस सर्किल में घूम रही होगी। आप जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे होगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। मेरी गो राउंड में बैठे होगे ना, ठीक है, मेरी गो राउंड में बैठे हो तो कहाँ को फोर्स लगता है? सेंटर से अवे बाहर की तरफ को। तो इस बॉडी की टेंडेंसी जो है कहाँ जाने की? अगर इस सर्किल का रेडियस r है, ये है ना r, इस r को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ये लैम्डा है तुम्हारे पास लैटिट्यूड, ये लैम्डा हो गया ना। अगर ये लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? लैम्डा हो गया। तो ये कितना हो गया है? r इज इक्वल टू हो गया r ई कॉस लैम्डा हो गया। लैम्डा में दिक्कत हो रही, फाइल ले लो यार, तकलीफ है लैम्डा में कुछ नहीं है, ठीक है। r ई कॉस लैम्डा, ठीक है। कॉस लैम्डा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो r इज इक्वल टू इस रेडियस के सर्किल में ये बॉडी घूम रही है m मास की। जब घूम रही है तो इसके ऊपर सेंटर से अवे एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। इस सर्किल के सेंटर के अवे, इस सर्किल का सेंटर ये है, जिस सर्किल पे ये घूम रही है उसका सेंटर ये है, उसके सेंटर के अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। mg कहाँ लग रहा है? यहाँ, mg तो यहाँ लग रहा है, ठीक। अब इस mg को अगर कंपोनेंट में तोड़ोगे, तो ये वाला लैम्डा है, ये लैम्डा है ना, तो ये भी क्या है? लैम्डा है। और जिससे थीटा बनता है वो वाला कंपोनेंट क्या होता है? कॉस। जब वो कंपोनेंट कॉस होता है तो एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा इस लैम्डा का, कितना आएगा? m ओमेगा स्क्वायर r कॉस इस लैम्डा। अरे इस फोर्स का कंपोनेंट आएगा ना कॉस वाला, ये कॉस वाला आया, तो बॉडी के ऊपर mg के अवे एक फोर्स लगता है, सेंटर से अवे एक फोर्स लग जाता है, अवे फ्रॉम द वेट ऑफ द बॉडी एक एडिशनल फोर्स लग जाता है। कितना लग जाता है? m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा। तो बॉडी का जो इफेक्टिव वेट है एक्सेल रोटेशन की वजह से वो क्या बचता है? mg डैश इज इक्वल टू, जब अर्थ रोटेट नहीं करती तो ये होता, अर्थ रोटेट करने की वजह से एक फोर्स लगा रेडियली अवे, ये वेट के अपोजिट कितना लगा? m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा। r की वैल्यू यहां से उठा के डाल दो। जब r की वैल्यू उठा के डालोगे तो क्या आएगा? mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r ई कॉस लैम्डा डालूंगा ना, तो कॉस स्क्वायर लैम्डा, m कैंसिल हो गया। तो g डैश जो है अर्थ के एक्सेल रोटेशन की वजह से g माइनस ओमेगा स्क्वायर r ई कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट है। लैम्डा क्या है? एंगल ऑफ लैटिट्यूड है। सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा ये इफेक्ट? जहाँ पे कॉस लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। कहाँ पे होगी कॉस लैम्डा की वैल्यू 1? पोल पे या इक्वेटर पे। कहाँ होगी 1? पोल पे क्यों होगी? मैं होता है कॉस 90 0 होता है, इक्वेटर पे होगी कॉस लैम्डा 0, कॉस 0 1 होता है इक्वेटर पे, ठीक है। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। क्या हो रही? जी की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है? एक्सेल रोटेशन की वजह से घट रही है। अरे घट रही है, घटने वाला साइन है मेरे दोस्त, प्लस का साइन नहीं, माइनस का साइन, इतना घट रही है, ठीक है। अलग अलग जगह पे ये इफेक्ट अलग अलग आता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ आता है? इक्वेटर पे, ठीक है। तो अर्थ के एक्सेल रोटेशन का इफेक्ट ये है जी की वैल्यू पे। समय क्या हुआ है? Change in the value of g, change in the value of g due to change in radius, due to small change in radius, ठीक है। अर्थ के रेडियस में चेंज आने की वजह से स्मॉल चेंज आ गया, 1% का चेंज आ गया, ठीक है। तो जी की वैल्यू में क्या बताना है? चेंज बताना है। तो जी की वैल्यू क्या होगी? जी क्या होता है बोलो?
GM अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, अगर R घटेगा तो G बढ़ेगा और R बढ़ेगा तो G घटेगा। तो G की वैल्यू में क्या आएगा चेंज, यहाँ से क्या बनेगा, डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा R अपॉन R, माइनस का माइनस भी लगाना है आगे। माइनस क्यों लग रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि R बढ़ेगा तो G घटेगा, ठीक है, और R घटेगा तो G बढ़ेगा। परसेंटेज चेंज निकालोगे तो परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा, डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ G, ठीक है। यानी 1% इंक्रीज इन R रिजल्ट इन 2% डिक्रीज इन G। अगर अर्थ का रेडियस 1% बढ़ जाए तो G की वैल्यू 2% घट जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, ध्यान रखो। इफ, अगला क्वेश्चन है, इफ अर्थ इंक्रीजेज इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन suddenly, then find time period of earth for which weight of body placed on equator becomes zero। रोटेशन ये वाला केस है, कहाँ पर, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर के लिए सबसे पहले निकालो, इक्वेटर पे जो G की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो लगाओ फॉर्मूला, G माइनस ओमेगा स्क्वायर RE होगी ठीक है, क्योंकि कॉस लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, लैम्डा क्या होगा 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0 रहेगी इक्वेटर के लिए। अब वेट 0 होने का मतलब, वेट 0 कब होगा, जब G 0 हो जाए, G 0 हो जाए, अर्थ का रोटेशन जो है अभी जितना है वो बढ़ जाए, ओमेगा बढ़ जाए, सच दैट ओमेगा RE की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, ओमेगा स्क्वायर RE की वैल्यू G के। अगर ये वैल्यू 9.8 के इक्वल आ गई, ओमेगा स्क्वायर RE G के बराबर आ गया, तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वेटर पे 0। तो यानी इसको 0 से इक्वेट करा देना है, समझ में आया मेरी बात को, माइनस ऑफ G ओमेगा स्क्वायर RE। अभी अर्थ का टाइम पीरियड कितना है, 24 घंटे है। अर्थ अपने स्पीड ऑफ रोटेशन को बढ़ा देगी तो टाइम पीरियड घट जाएगा, ओमेगा बढ़ेगा ना, तो ये बढ़ेगा, तभी तो G के बराबर रीच करेगा टाइम पीरियड। ज़्यादा स्पीड से घूमेगी तो टाइम पीरियड घटेगा नहीं, तो ओमेगा कितना आएगा यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर बराबर G अपॉन RE। तो ओमेगा बराबर अंडर रूट G अपॉन RE, ओमेगा के लिखोगे क्या 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट G अपॉन RE। हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरे एक रोटेशन के लिए कितना होगा 2 पाई होगा, और टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड होगा। तो कितना आया टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन G। इसको याद करो, ये फॉर्मूला 4 जगह आता है फिजिक्स में, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन G। 2 जगह यहाँ पर आएगा, 2 नहीं 3 जगह आएगा, यहाँ 3 बार यहाँ आएगा, 2 बार नहीं 2 ही बार आएगा, ठीक है। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE बाई G, और 2 बार आएगा ऐसे में। 4 जगह आता है ये टाइम, सेम फॉर्मूला आता है। RE क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे रख के जब इसको सॉल्व करते हैं, RE की वैल्यू कितनी है, कितनी है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, और G की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना ये, ठीक है। कितना आता है, इसको रख के जब यहाँ पे मिनट में सॉल्व करते हैं तो मिनट में ये निकल के आता है कितना 84.6 मिनट। कितना निकल के आता है, ये रख के सॉल्व करोगे तो सेकंड में आएगा ना आंसर, क्योंकि ये सेकंड में है, और सेकंड को मिनट में बदलते हैं तो कितना आता है 84.6 मिनट, 1.43 आवर्स, लगभग 1.43 आवर, ठीक है। यानी
अर्थ का टाइम पीरियड अगर घट के कितना हो जाए 84.6 मिनट, इतने टाइम में दिन और रात होने लगे 84.6 मिनट में, तो जो बॉडी प्लेस होगी ऑन द इक्वेटर उसका वेट क्या होगा 0। वेट ऑफ द बॉडी प्लेस ऑन इक्वेटर जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ग्रेविटेशनल फील्ड, अभी तो है यार, अभी तो शुरू हुआ है, देखते हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। क्या है बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड? द 3 डायमेंशनल रीजन सराउंडिंग द मासेस इन विच एनी अदर स्मॉल मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। द 3 डायमेंशनल रीजन, 3D रीजन सराउंडिंग द मासेस, surrounding the masses in which any other small mass experiences a force। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक फैला हुआ है? बोलो, लार्ज डिस्टेंस तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है कैसे पता करेंगे? एक स्मॉल मास के ऊपर अर्थ, ये बॉडी, जहां तक इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू अर्थ, वहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। बॉडी जो है, ये बॉडी जो है, एक बॉडी, अर्थ जो है किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स कब लगाएगी? जब वो बॉडी उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगी। ठीक है, तो ये मासेस के सराउंडिंग में 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल रीजन है, जहां तक मासेस का ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट का मतलब, ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, कहां तक प्रोड्यूस हो रहा है कैसे पता लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से पता लगेगा। ठीक है, कोई मास किसी दूसरे स्मॉल मास के ऊपर जहां तक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वहां तक उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, फील्ड को अब हम यहाँ, ये तो हमारी समझ में आता है। फील्ड क्या है? जैसे मैग्नेट अपने सराउंडिंग में 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है ना। आपने मैग्नेट से खेला होगा, चारों तरफ उसके एक स्पेस में, चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वहाँ पे अगर आप कोई दूसरा स्मॉल मैग्नेट लेके आओगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसे अट्रैक्ट कर लेगा। कहाँ तक अट्रैक्ट करता है? उसके फील्ड के अंदर तक। अगर फील्ड के बाहर रखोगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, आउटसाइड अगर फील्ड है तो। ठीक है, इसी तरीके से मासेस क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब इसका हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन कि ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फील्ड को रिप्रेजेंट करने के बच्चों 2 तरीके हैं, याद रखना। कितने तरीके हैं? 2। ठीक है, एक तरीका होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है स्केलर रिप्रेजेंटेशन। तो जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है फील्ड का, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। यहाँ पर कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी हो तो वहाँ पे क्या कहेंगे? फील्ड के रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 2 क्वांटिटीज फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी and the scalar representation is called potential. Scalar representation is called potential, gravitational potential हम कहेंगे यहाँ। ठीक है, हम 12th में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेन हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप 10th में भी पढ़ के आए हैं, V = W/Q पढ़ा है, V = W/Q, जिसकी यूनिट वोल्ट हुआ करती थी। ठीक है, वैसे ही फॉर्मूले होंगे यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a source mass is defined as force experienced by per unit test mass placed at that point. However,
however the test mass should be infinitesimally small. The test mass should be infinitesimally small. Gravitational field intensity at a point due to a source mass is defined as force experienced by per unit test के बाद यहाँ मास में से रह गया per unit test mass placed at that point. However, the test mass should be infinitesimally small. ठीक है, क्या मतलब है जो मैंने लिखाया है, क्या मतलब है इस बात का? मान लो कि एक मास है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन जो है वो ये है, ये कोई मास है, इस मास की वजह से, जिस मास की वजह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, उस मास को हम क्या कहते हैं? सोर्स मास कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स मास। ये कोई सोर्स मास है यहाँ पे रखा हुआ, इस सोर्स का ग्रेविटेशनल फील्ड इतने रीजन तक फैला हुआ है। अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल रीजन है, ठीक है। तो ये जगह क्या कहलाती है? ये हम कहाँ हैं? आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस मास। तो ये पॉइंट इसके लिए कौन सा पॉइंट है? इन्फिनिटी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मतलब है? अर्थ के लिए इन्फिनिटी पॉइंट का क्या मतलब है? जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट ना हो किसी भी मास के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ना हो, जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए? जीरो। वो जगह अर्थ के लिए क्या है? इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये मास जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों? ये कौन सा मास हो गया? कौन सा मास हो गया? क्या काम है इस मास को? सोर्स मास। क्या कहा इसको? क्योंकि इसका फील्ड निकाल रहा हूं मैं, तो इस मास की वजह से यहाँ पर इसके फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे मैं क्या निकालना चाहता हूँ? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ। तो क्या है देखो, इस यहाँ पर हम लेके आएंगे एक दूसरा मास, एक दूसरा स्मॉल टेस्ट मास लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? स्मॉल टेस्ट मास। ये क्या है हमारा? ये m नॉट क्या है? क्या है? स्मॉल। कैसा है स्मॉल? इनफाइनाइट सिमली स्मॉल। किसके कंपैरिजन में स्मॉल है? सोर्स मास के कंपैरिजन में स्मॉल होगा ये, ठीक है। अगर ये अर्थ है और यहाँ पे कोई बड़ा मास भी रखा हुआ है, अर्थ से कोई उठा के बड़ा मास रख दो, तो वो उसके इस मास के कंपैरिजन में ये कैसा होगा? इनफाइनेटली स्मॉल मास होगा। ये अर्थ है तो यहाँ जुपिटर ना आ जाए, बस इस बात का ख्याल रखो, मून ना आ जाए यहाँ पर। ये मास कैसा हो? इनफाइनेटली स्मॉल मास। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। इस मास के ऊपर हम क्या निकालेंगे? फोर्स। तो ये मास इसको क्या करेगा? बोलो, अट्रैक्ट करेगा ना, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा। फोर्स निकालेंगे, इस फोर्स को, ये फोर्स निकाला, ये तो फोर्स हो गया, ठीक है। लेकिन है क्या इंटेंसिटी? फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट मास, ठीक है। ये फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया? m नॉट मास ने। तो यूनिट मास ने, पर यूनिट टेस्ट मास ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? F अपॉन m नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट। अब मुझे ये दिखाना है कि ये टेस्ट मास कैसा हैगा? इनफाइनेटसिमली स्मॉल। ये वाली बात दिखानी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो कैसे दिखाऊंगा? लिमिट m नॉट इज अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है। ये लिमिट m नॉट अप्रोचिंग टू जीरो किस बात को बता रहा है? कि दिस m नॉट इज इनफाइनेटसिमली स्मॉल, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय क्या? E, कैपिटल E से इसको डिनोट करते हैं। ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई, डिनोटेड बाय कैपिटल E। लिमिट m नॉट अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है। कैपिटल E से डिनोट करते हैं। क्या होगी यूनिट? क्या होगी यूनिट? न्यूटन पर केजी। फोर्स अपॉन मास। और फोर्स अपॉन मास क्या होता है? फोर्स अपॉन मास क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? तो क्या है ये ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मीन्स acceleration due to gravity and gravitational field intensity both are same,
ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर सेम, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड gravitational field intensity both are same. ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्फेरिकल मास के लिए अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो निकाल सकते हैं, बोलो। अगर हमारे पास ये कोई स्फेरिकल मास है, मान लो ये कोई स्फेरिकल मास की बॉडी है, ये m मास की बॉडी है, तो मैं इस m मास से, m स्फेरिकल मास से r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, तो क्या होगी, कैसे निकलेगी? सबसे पहले यहाँ पे क्या रखेंगे हम, टेस्ट मास, क्या रखेंगे, और उस टेस्ट मास के ऊपर क्या निकालेंगे, फोर्स। कहाँ आएगा फोर्स? अगर मैं m नॉट रख दूँ टेस्ट मास, तो फोर्स कहाँ आएगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ऐसे आएगा, ठीक है, ये आएगा फोर्स। तो कितना होगा ये फोर्स, बोलो तो सही, जी शेल थ्योरम लगा दो, जी mm नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब इस फोर्स को इस टेस्ट मास से डिवाइड कर दो, तो ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गई ऑफ दिस पॉइंट। कितनी आ गई? तो m नॉट यहाँ डालोगे तो जी m नॉट अपॉन r स्क्वायर अपॉन m नॉट आ गई है। तो क्या मिल गया आपको ग्रेविटेशन, किसी भी m मास से r डिस्टेंस पे, अगर स्फेरिकल मास है तो r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, m मास हो या पॉइंट मास हो, दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। अगर ये कोई m मास है, इससे r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट p पे, तो आप टेस्ट मास रखने की जरूरत नहीं, आपने फॉर्मूला निकाल लिया। m मास से r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, gm अपॉन r स्क्वायर। कहाँ है, जहां फोर्स, किसके ऊपर, टेस्ट मास के ऊपर। फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव ऑलवेज। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, टुवर्ड्स द मास, हमेशा मास की तरफ होगी, ठीक है, मास की तरफ को होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, gm अपॉन r स्क्वायर। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ तो सही, हाँ? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या, इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ तो सही। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड is defined as the amount of work done, the amount of work done, किसको लाने में वर्क डन, पर यूनिट टेस्ट मास, the amount of work done per unit test mass। क्या था यार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल in the gravitational field is defined as the amount of work done in bringing a per unit test mass। कहाँ से ला रहे हैं, from infinity to that point against 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 gravitational field, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट टेस्ट मास को, यूनिट टेस्ट मास को किसी भी पॉइंट तक अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो क्या है। अगर ये मेरे पास अर्थ है, मान लो मैंने अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हो, ठीक है, ये r इसका रेडियस है, m इसका मास है, ठीक है,
तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इस पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक एक यूनिट मास को लाने में क्या गया, वर्क डन। ठीक है, अगर W जो है वो क्या है, W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। किस मास को लाने में वर्क डन है, m नॉट मास को, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास m नॉट from infinity to point P, infinity to point P। point P कहाँ है, in gravitational field of earth, point P against gravitational field, against gravitational field या gravitational force। ठीक है, बात को सुनो मेरी बात ध्यान से कि इस m नॉट मास को इन्फिनिटी से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स W। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये W क्या हो गया, W क्या हो गया, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट चार्ज इस m मास को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। और ये वर्क डन पर यूनिट मास जो हो गया वो क्या हो गया, अगर इस वर्क डन को यूनिट मास से इस मास से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट मास, ये पोटेंशियल हो गया। V इज इक्वल टू W अपॉन m नॉट। यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर kg। ठीक है, और V ऑलवेज क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव, बिकॉज W हमेशा नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, V इज ऑलवेज नेगेटिव, V मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी m मास को लाओगे अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड या अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, बिकॉज W इज नेगेटिव ऑलवेज, W इज नेगेटिव ऑलवेज। ठीक है, जब भी लेके आओगे तो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, V इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज W इज नेगेटिव ऑलवेज। ठीक है बच्चों, क्या टाइम हो रहा है, तो अगली क्लास में मिलेंगे यहाँ से। ये मेरा डिस्कशन अभी कंटिन्यूड है, पोटेंशियल का डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे, फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। अभी हमारा यहाँ बच रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगली क्लास में एक क्लास और लगाएंगे इस पर भी।